हिंदी व्यंग्य परंपरा की जब हम बात करते हैं तो जैसा विनोद साव सर ने बहुत सही उद्धृत किया था कि हमें इतिहास की ओर देखना पड़ता है, उसमें जाना पड़ता है। और जब हम इतिहास की ओर जाते हैं तो हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल, जिसको प्राचीन काल भी कहा गया, लेकिन वहां व्यंग की बहुत महत्ता या बहुत गुंजाइश नहीं दिखती। हमें व्यंग का जो छिटपुट रूप है, जिसको बाद में कैलाश मंडलेकर जी ने कहा कि छिटपुट ढंग से भाव भंगिमाओं में व्यंग की बात, या रचना में एक आध पंक्ति में व्यंग का पुट देना, जिसको उन्होंने बाद में अलग किया कि परसाई और की जब हम बात करते हैं तो बिल्कुल वो हमारी परिपक्व अवस्था है जब परसाई का आगमन और लेखन होता है। लेकिन जो शुरुआती दौर में हम देखते हैं कि अगर हम संत, जिसको ज्ञान मार्गी काव्य परंपरा कहा गया, संत कवियों की बात करें तो वहां पर हम देखते हैं कि संत कवियों के पास एक व्यंग्य परक दृष्टि है। संत काव्य के प्रवर्तक कहा गया कबीर को। विनोद साहब सर ने और कैलाश मंडलेकर सर ने भी इसमें बहुत सही उद्धृत किया था, जोड़ा था कि कबीर की बहुत सी पंक्तियां, बहुत से पद, जैसे मैं याद दिलाऊं कि काकर पाथर जोर के मस्जिद लिया बनाए, टाचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। और दूसरी ओर वो कहते हैं कि मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा, कनवा फड़ाए जोगी जटवा बढ़ौले, दढ़िया बढ़ाए जोगी बन गईले बकरा। आप देखिए उस समय की जो ताकतें हैं, जो संप्रभु वर्ग है, जो समाज को नियंत्रित और दिशा निर्देशित करता है, सीधा सीधा रचनाकार अपने व्यंग में किसको चुनौती दे रहा है, जिसकी बात शुरुआत में विनोद साहब सर ने जो विपक्ष की बात की थी, मैं वहां पहुंचूंगा। किसको बोलना है, कैसे बोलना है, किन विषयों पर बोलना है, ये बहुत जरूरी है। तो परंपरा की ओर जब हम देखते हैं तो हमें कबीर जो भक्ति काव्य के प्रवर्तक, संत काव्य के प्रवर्तक के रूप में नजर आते हैं। और बहुत मशहूर पंक्ति बाद में हुई जिसको पढ़ के हम लोग बड़े होते गए कि संतन को कहा सीकरी सुकाम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गए हरिनाम, जिनके मुख देखे दुख उपजे, उनको करनी परी प्रणाम, संतन को कहा सीकरी सुकाम। आप देखिए सेल्फ रेस्पेक्ट, स्वाभिमान कितना विराट है कि सत्ता के पास वो जाकर चरण चांपी या हाजिरी लगाने की जरूरत महसूस नहीं करता। इसके लिए बहुत साहस चाहिए। ये साहस, जब जब परंपरा की बात आप लोगों ने की हो, बहुत सही की है कि ये साहस हम देखेंगे आगे चलकर कि परसाई में है कि नहीं है, कूट कूट कर भरा है। अकारण नहीं है कि जब हम परसाई के पास जाएंगे तो हमको तुलसी, कबीर, प्रेमचंद और मुक्तिबोध याद आए। अब आप देखें कि जब कुंभन दास ने कहा और आगे चलकर तुलसी की बात आई, तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा और बहुत सी पंक्तियों में उन्होंने, जैसे सीता और राम के बीच का जो संवाद है उसमें बहुत बेहतर, जैसे अगर राम कहते हैं कि भाई तुम नहीं बन जाओगी, तुम तो राजकुमारी हो, तो सीता कहती हैं मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हा ही उचित तप मुंह कह भोगू। मतलब मैं भोग वाला जीवन व्यतीत करूं पत्नी होकर, क्योंकि मैं सुकुमारी हूं और आप राजकुमार हैं, लेकिन आपके लिए क्या उचित है कि आप वनवासी का जीवन जिए। मतलब एक पत्नी को भी अगर पति से असहमत होने की गुंजाइश देता है तो वो व्यंग्य सर्वोत्तम और कारगर माध्यम है। पत्नी भी अपने पति से असहमत हो रही है व्यंग्य के माध्यम से, तो व्यंग्य एक बहुत बड़ी संभावना का नाम है। अब आप देखें कि मैं कबीर, कुंभन दास और तुलसी की बात से आगे बढ़ते हुए मैं आधुनिक काल के प्रवर्तक हमारे आदरणीय भारतेंदु हरिश्चंद्र, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन और न जाने जो प्रहसनों की बात की गई कि वैद की हिंसा हिंसा न भवती, अंधेर नगरी चौपट राजा और भारत दुर्दशा, विशस्य विषमोष्टम, 4 प्रहसन उनके थे। आप भारतेंदु की मुकरियों को पढ़िए और उन मुकरियों में कहते हैं नए जमाने की मुकरी। ये जो नया जमाना क्या है, ये नया जमाना ही आधुनिकता की बुनियाद में है। और वो आधुनिकता का मूल मंत्र क्या है? नारी नर सम हों, जो उन्होंने अखबार के मुखपत्र पर लिखा था, जो उनका मूल मंत्र था, स्त्री और पुरुष की समानता की बात करने वाला हिंदी का एक अदना सा रचनाकार, जो बाद में जो जनता की मांग पर, उसके माता पिता ने नाम उसका हरिश्चंद्र रखा था, जनता ने उसको उपाधि दी भारतेंदु, और पूरी दुनिया में वो भारतेंदु की तरह जाना गया। जब घनघोर अंधेरा था तब चंद्रमा की तरह शीतलता प्रदान
प्रदान करते हुए, प्रकाश देते हुए भारतेंदु का उदय हुआ, जिसको रामविलास शर्मा जी ने बाद में, आलोचक रामविलास शर्मा ने उसको रेखांकित किया। तो आप भारतेंदु की मुकरियों को देखिए, वहां वो कहते हैं, और वो परिस्थितियां कैसे जुड़ेंगी, परंपरा की बात है। मैं बस थोड़ी सी बात करके फिर परसाई पे आऊंगा। कैसे वो कहते हैं कि 3 बुलावे 13 आवे, निज निज विपदा रोय सुनावे, आंखों फूटी भरा न पेट, क्यों सखी सज्जन नहीं ग्रेजुएट। आप इस पीड़ा को समझिए। आज मैं जोड़ना चाहता हूं, क्यों सखी सज्जन नहीं पोस्ट ग्रेजुएट। आप इस पीड़ा को देखिए, कितनी जबरदस्त पीड़ा है, और ये व्यंग्य में ही निकल के आ रही है, व्यंग्य में निकल के आ रही। जब वो कहते हैं कि चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता, चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। आप ये व्यंग्य की परंपरा को देखते हुए, और तब स्वातंत्रोत्तर भारत में आइए, जब हिंदी साहित्य का एक सिपाही जो प्रहरी से शुरू किया और हिंदी साहित्य का प्रहरी बन गया। बहुत ठीक कैलाश मंडलिकर जी ने कहा कि प्रहरी से उन्होंने शुरुआत, और प्रहरी से शुरुआत करके हिंदी साहित्य के तमाम, हिंदी जगत के, और मैं उसमें जोड़ना चाहूंगा केवल हिंदी जगत ही नहीं, दुनिया के तमाम वंचित, उपेक्षित, शोषित, हाशिए के समाज का जीवन जीने वाले लोगों का एक आवाज बनने को तैयार हुआ, जिसको पूरी दुनिया ने बाद में पहचाना। उसका नाम है हरिशंकर परसाई। तो जब हम हिंदी व्यंग्य परंपरा की बात करें, तो निश्चित रूप से हमें जब स्वाधीन भारत की चेतना पर, स्वाधीन भारत के लेखन पर बात करें, तो उसमें परसाई के बगैर हम बच के नहीं निकल पाएंगे, परसाई का नाम लेना पड़ेगा। तो अब हम बात करें कि आखिर हरिशंकर परसाई पर बात करने की जरूरत क्या है। हरिशंकर परसाई के लेखन में ऐसा क्या है, उसके जीवन में ऐसा क्या है कि हम सब लोगों की तरह ही एक हाड़ मांस का अदना सा इंसान जो किसी को कुछ दे नहीं सकता, आखिर उसने ऐसा क्या लिख दिया कि हम 1995 में वो व्यक्ति गुजर गया, और हम आज 2020 में बैठ के, और हम और आप ही नहीं, शायद ही कोई ऐसी संस्था होगी जो अगस्त के महीने में परसाई को न याद करे। और अकादमिक संस्था है तो उसका तो ये मोरल, नैतिक दायित्व बन जाता है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको याद करना ही पड़ेगा, परसाई से बच के नहीं निकल सकता वो। तो अब अगर आप हिंदी में पूरा आप देखें कि हरिशंकर परसाई के लेखन की हम बात करें, कुछ डिस्कनेक्ट हुआ क्या? ठीक है, आपकी आवाज आ रही है? आ रही है आपकी आवाज? आ रही? हाँ जी। तो जो हिंदी व्यंग्य परंपरा में जब हम परसाई के लेखन पर केंद्रित करते हैं, तो आपको मैं याद दिलाऊं कि आप अकाल उत्सव की बात करिए, और अकाल उत्सव तो पूरे एक बड़े व्यापक कैनवस पे है, और छोटे से कैनवस पे आए, जो मैंने कहा था कि सत्ता व्यवस्था को चुनौती देगा व्यक्ति, और ये सत्ता किसकी होती है? शासन की भी होगी, और मैं कहता हूं व्यक्ति की भी सत्ता होती है। भारतीय परंपरा में पिता की भी एक सत्ता है, और पिता की सत्ता को चुनौती देता हुआ भी व्यंग्य हरिशंकर परसाई लिखते हैं। जब वो कहते हैं, और उस रचना का नाम है कंधे श्रवण कुमार की, आप याद करिए कंधे श्रवण कुमार के, उसमें वो कहते हैं कि एक सज्जन छोटे बेटी की शिकायत करते हैं, कहना नहीं मानता और कभी मुंहजोरी भी करता है, और बड़ा लड़का वह तो बड़ा अच्छा है, पढ़ लिख कर अब कहीं नौकरी करता है। सज्जन के मत में दोनों बेटों में बड़ा फर्क है, और यह फर्क कई प्रसंगों में उन्हें दिख जाता है। एक शाम का प्रसंग है, वे नियमित संध्या वंदन करते हैं, ब्रैकेट में परसाई जी लिखते हैं, यानी शराब की, और कोई बुरा नहीं करते। बहुत लोग पीते हैं, गंगा जल खुलेआम पीते हैं, शराब छिप कर, वो शराब ज्यादा मजा देती है। अब आप देखें, कहते हैं आदमी बेमजा बात खुलकर करता है, और बामजा को छिप कर, यानी सुख शर्म की बात मानी जाती है। आप इन पंक्तियों को देखें, उसके बाद कहते हैं कि लेकिन बात उन सज्जन की उठी थी, उन्हें सोडा की जरूरत पड़ती है। नियमित संध्या वंदन करते हैं यानी शराब पीते हैं, तो उनको सोडा की जरूरत पड़ती है। बड़ा लड़का कहते ही फौरन किताब के पन्नों में पेंसिल रखकर सोडा लेने दौड़ जाता था। लाता छोटा भी है पर फौरन नहीं उठता।
पैराग्राफ पूरा करके उठता है। भारतीय पिता को यह अवज्ञा बर्दाश्त नहीं। वह सीमांतों पर संबंध रखता है, या तो बेटे को पीटेगा या उसके हाथ से पीटेगा, बीच की स्थिति उसे पसंद नहीं। छोटा बेटा भी हरकत करता है। पिता जल्दी मचाते हैं तो वो कहता है कि जब पिता जल्दी मचाते हैं, हाँ, तो जब पिता जल्दी मचाते हैं तो कह भी देता है जाता तो हूं। उसके मन में सवाल और शंका भी उठती है। सोचता है यह पिता फीस रो कर देता है, कपड़े बनवाना टालता जाता है, फिर यह नहीं सोचता कि इसे पढ़ाई करने के बीच से नहीं उठाना चाहिए। आप देखिए पिता की सत्ता को, और कैसे एक आज्ञाकारी बेटे को लेकर के जो हमारे मन में, हम सबके मन में एक धारणा है, कैसे पिता की सत्ता को चुनौती देते हैं, कैसे पिता की परंपरागत मान्यता को चुनौती देते हैं परसाई। और ये कहीं दूर नहीं, हम सब अपने परिवारों में देख सकते हैं। और कहते हैं हम सब गलत किताबों की पैदावार हैं। वे सवालों को मारने की किताबें थी। यानी शिक्षा तो हमें सवाल करने की ताकत देता है। और परसाई कहते हैं कि हमने जितनी किताबें पढ़ी वो सवालों को मारने की किताबें थी। हमारी किताबों में पिता स्वरूप लोग सवाल और शंका से ऊपर होते थे। शिष्य पक्षपाती गुरु को अंगूठा काट कर दे देता था और दोनों धन्य कहलाते थे। अब शिष्य उप कुलपति से रिपोर्ट कर देता है कि अमुक अध्यापक शिष्यों के अंगूठे कटवाते हैं। यदि उप कुलपति ध्यान नहीं देते तो वह विद्यार्थियों का जुलूस लेकर विश्वविद्यालय पर धावा बोल देता है। ये हमारे जमाने का सच है, और कितना कड़वा सच है। आप सब लोग महाविद्यालयों में हैं, आपको ज्यादा इसका बहुत अच्छा अनुभव होगा। कहते हैं परसाई लड़के मुंहजोरी करने लगे, कमबख्तों की किताबें बदल गई, कोर्स इतनी जल्दी क्यों बदलने लगे। बड़े लड़के से कह दिया था कि अपनी किताब संभाल कर रखना, छोटे के काम आएंगी, पर किताबें बदल गई। पुरानी किताबें किसी के काम नहीं आ रही, एक ही किताब पीढ़ियों क्यों नहीं चलती। पिताओं की यह चिंता है। बड़ा लड़का फौरन किताब में पेंसिल रखकर सोडा लेने भाग जाता था, छोटा पैराग्राफ पूरा करके उठता है। एक तो ये दृश्य है, और दूसरा दृश्य जो इसका शीर्षक है कंधे श्रवण कुमार। तो जैसे श्रवण कुमार आंख वाला है और अपने उसके माता पिता आंख विहीन है, तो उस पर कैसे व्यंग्य करते हैं। उसमें वो कहते हैं देख रहा हूं श्रवण कुमार के कंधे दुखने लगे हैं, यह कांवड़ हिलाने लगा है, कांवड़ में अंधे परेशान हैं। विचित्र दृश्य है यह। दो अंधे एक आंख वाले पर लदे हैं और उसे चला रहे हैं। जीवन से कट जाने के कारण एक पीढ़ी दृष्टिहीन हो जाती है, तब वह आगामी पीढ़ी के ऊपर लद जाती है। आंख वाले की जवानी अंधों को ढोने में गुजर जाती, वह अंधों के बताए रास्ते पर चलता है, उसका निर्णय और निर्वाचन का अधिकार चला जाता है। उसकी आंखें रास्ता नहीं खोजती, सिर्फ राह के कांटे बचाने के काम आती। अब आप देखिए कि कैसे परसाई ने चीजों को देखा है और चीजों को देखकर समझा है। परिवार को देख रहे हैं, परिवार के लोगों को देख रहे हैं, और उसके बाद मेरे स्क्रीन पर ये बार बार सफेद आ जा रहा है, तो नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपकी आवाज सुनाई पड़ रही है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो दिख रहा है और आवाज भी सुनाई दे रही है। अच्छा ठीक है। हाँ। तो अब हम लोग ये देख रहे हैं कि कैसे परिवार को और परिवार में जो परंपरागत मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, उसको कैसे चुनौती दे रहे हैं, और केवल लेखन के दम पे दे रहे हैं। अब मैं आऊं अकाल उत्सव पर। अकाल उत्सव में वो क्या कहते हैं, मुझे सपने बहुत आते हैं, मैं अपने सपनों से परेशान। साहित्यकार संवेदनशील प्राणी होता है, और उसकी संवेदना में पूरा विश्व, पूरी पीड़ा समाहित है। और वो पीड़ा उसकी कमजोरी नहीं है, कोई उसकी कमजोरी ना समझे। अकारण नहीं है। जो मैंने पहले कहा कि कबीर, तुलसी और प्रेमचंद और मुक्तिबोध याद आते। जब जब आप परसाई को पढ़ेंगे आपको प्रेमचंद याद आए, जब जब आप परसाई को पढ़ेंगे तो आपको मुक्तिबोध की वो कालजयी पंक्ति याद आएगी, तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है पार्टनर। बार बार मुक्तिबोध पूछते हैं, उसका सोफा देखा, उसका डाइनिंग हॉल देखा। ये चीजों को कितना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन, कितना सूक्ष्म अवलोकन, और ये जो अवलोकन की ये दृष्टि है, सीधा सीधा
मुक्तिबोध और प्रेमचंद से ग्रहण करते हैं परसाई।